हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दहेज मृत्यु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसे किस विधि में प्रावधान किया गया, इसका दंड क्या होता है, इसकी संवैधानिकता क्या है या कब लगाई जाएगी, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दहेज मृत्यु का अर्थ समझते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो दहेज मृत्यु दो शब्दों से मिलकर बना है, दहेज प्लस मृत्यु, अर्थात कोई ऐसी मृत्यु जो किसी दहेज के मांग के परिणाम स्वरूप हुई हो। ये इसका सामान्य शब्दों में अर्थ निकला। इसके बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में किया गया है। धारा 304B, अब 304B को देखते ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये धारा मूल भारतीय दंड संहिता या आईपीसी में नहीं थी, इसे संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यह कब जोड़ा गया है? इसे सन 1986 में जोड़ा गया था। 19/11/1986 से इस धारा को लागू किया गया था। इसके साथ ही 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई थी। अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304B को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि धारा 304B में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। अब धारा 304B के अनुसार इसमें बताया गया है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा, दाह का मतलब है किसी को जला दिया गया है, दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। तो धारा 2 में क्या बताया गया है दहेज का अर्थ? तो उसमें बताया गया है कि विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात विवाह के प्रतिफल के रूप में दिया गया धन, संपत्ति, अन्यथा मूल्यवान प्रतिभूति दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये धारा 2 में परिभाषा बताई गई है। आगे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ये इसमें दंड बताया गया है। अब इस परिभाषा से क्या क्या आवश्यक तत्व निकलते हैं हम देख लेते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व यही निकलता है कि मृत्यु जलने के द्वारा अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित हुई। सबसे पहले एक महिला की मृत्यु होनी चाहिए। मृत्यु किसकी होनी चाहिए? तो महिला की होनी चाहिए। और महिला की मृत्यु कैसी हो? तो सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु ना हुई हो, या तो उसकी मृत्यु जलने से हुई हो या किसी क्षति के द्वारा उसकी मृत्यु हुई हो जो सामान्य परिस्थितियों से बिल्कुल अलग हो, अन्यथा हो। दूसरा देखते हैं, ऐसी महिला की मृत्यु उसके विवाह से 7 वर्ष के अंदर की अवधि में घटित हुई, अर्थात विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी मृत्यु हुई हो। तीसरा देखते हैं तो यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी संबंधी द्वारा महिला के साथ क्रूरता की गई, यानी कि मृत्यु से पहले उसके पति ने या उसके रिश्तेदारों ने दहेज को लेकर के उसके साथ क्रूरता की। क्रूरता में शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता दोनों आता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी हुई है, जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को भी देख सकता है। तो विवाह से पहले यानी कि मृत्यु से पहले उसके साथ क्रूरता की गई विवाह के बाद में। ठीक है, अगली धारा हम अगले खंड में देखते हैं। तो चौथा इसका आवश्यक तत्व हम देखते हैं। तो चौथे आवश्यक तत्व में बताया गया कि ऐसी क्रूरता अथवा तंग किया जाना दहेज के लिए अथवा दहेज की किसी मांग के संबंध में की गई। और ऐसी क्रूरता का कारण क्या होना चाहिए? तो कारण
दहेज होना चाहिए, यानी कि कोई दहेज की मांग की जा रही थी। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई तो उसके ससुराल वालों ने उस महिला को दहेज की वजह से मारा पीटा, उसके साथ क्रूरता की और इसी परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु भी कारित कर दी। अगला हम इसका आवश्यकता तो देखते हैं। तो इस धारा के प्रयोजन हेतु तो दहेज का वही अर्थ बताया गया है जो दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया। हमने आपको बता दिया उसमें क्या बताया गया कि वैसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी राशि जो दी गई हो, तो हमने अभी पूरी स्पष्ट परिभाषा भी बता दी कि धारा 2 में क्या क्या परिभाषा दी गई है। ये इसके आवश्यक तत्व निकले। तो सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो सबसे पहले किसी महिला की मृत्यु हुई हो और वो महिला विवाहित होनी चाहिए। ऐसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए और जो मृत्यु हुई हो वो या तो जला करके या किसी शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई हो, 7 वर्ष के भीतर हुई हो और उस विवाह और उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके ससुराल वालों ने, उसके पति या उसके अन्य ससुराली जन ने उसके साथ क्रूरता की हो। क्रूरता किस वजह से? तो दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता की गई हो, तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कही जाएगी। और जो मृत्यु कारित करने वाला उसका पति या उसके अन्य नातेदार होंगे वे दहेज मृत्यु के लिए दंडनीय होंगे और वे 7 वर्ष से कम के कारावास से नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा इस दंड से दंडित किए जाएंगे। अगर ये सारे आवश्यक तत्व आ रहे हैं तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कही जाएगी। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ वादों में भी देख लेते हैं जो दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। एक वाद है कश्मीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य का वाद है, 2013 का वाद है। इस वाद में निम्न सिद्धांत दहेज मृत्यु के संबंध में प्रतिपादित किए। कुछ सिद्धांत बताए गए थे इस वाद में, हम देख लेते हैं। इस वाद में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज मृत्यु के मुख्य तत्व जिसे सिद्ध किया जाना है वह मृतक की मृत्यु के ठीक पहले मृतका का दहेज की मांग के संबंध में उसका क्रूरता और उत्पीड़न किया गया हो। मतलब जो दहेज मृत्यु को साबित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आवश्यक तत्व होता है वो ये साबित करना होता है कि दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई हो। एक पॉइंट आया। अगला देखते हैं। मृतक महिला की मृत्यु किसी जलने की अथवा शारीरिक चोट या ऐसी परिस्थितियों में जो सामान्य नहीं थी हुई हो। और मृत्यु किस वजह से हुई हो? दूसरा पॉइंट तो जला करके या कोई शारीरिक क्षति के द्वारा या अन्य ऐसी जो समान परिस्थितियों से अन्यथा हो उसमें मृत्यु होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट निकल के आए। आगे देखते हैं। अगला बिंदु बताया गया कि ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, पीड़िता के साथ उसके पति द्वारा या पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न किया गया है। 5वां पॉइंट है ऐसी क्रूरता उत्पीड़न दहेज के लिए दहेज की मांग के संबंध में किया गया है। यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता और संतापन मृत्यु के शीघ्र पहले किया गया है। अभिव्यक्ति मृत्यु के शीघ्र पहले का अर्थ है मृत्यु तथा दहेज की मांग संबंधी उत्पीड़न संताप के बीच ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। 8वां पॉइंट आता है इसमें आपराधिक विधि शास्त्र में मूलभूत सिद्धांत का अपवाद है। मूलभूत सिद्धांत यह है कि एक संदिग्ध भारतीय विधि में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत संरक्षण का अधिकारी है। साथ ही इसका भी अधिकारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की परिकल्पना की जाती जब तक कि संदेह से परे उसका अपराध सिद्ध न कर दिया जाए। आपराधिक विधि शास्त्र में मान लेने की परिकल्पना लागू नहीं होती, परंतु आपराधिक विधि के इस दृष्टिकोण के विरुद्ध विधायिका ने मान लेने की परिकल्पना के प्रत्यय धारणा भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के उपबंध के संबंध में लागू किया। ऐसी मान लेने की परिकल्पना जो एक उपधारणा में फलित होती है यह खंडनीय परिकल्पना है और पति उसके संबंधी अपने बचाव में यह सिद्ध कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के आवश्यक तत्व पूर्ण रूपेण संतोषजनक रूप से नहीं पाए जा रहे हैं। अब ये विधि शास्त्र का मूल सिद्धांत का अर्थ क्या निकल के आया? तो आपको बता दें कि एक सिद्धांत है विधि शास्त्र का कि जो भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आता है
न्यायालय यह अवधारणा करती है कि वह निर्दोष है। निर्दोषता की अवधारणा, प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष समझा जाता है जब तक कि उसका दोष साबित ना हो जाए। परंतु ये जो धारा 304 भी है, ये इसका अपवाद है। 304 भी जब किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाती है तो यहाँ पर न्यायालय यह मान के चलती है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, और जो सबूत का भार है वो अभियुक्त पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे अभियुक्तों को यह साबित करना होता है कि उन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया है, और ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं, न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि 304B और 498 का के अंतर्गत अपराध के विधिक आवश्यक तत्व सिद्ध हैं और सास ससुर की दोष सिद्धि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा की सहायता से उचित है। 304B और 498 का ये हमने आपको बताया था। 498 का हमने आपको बताया था कि दहेज मृत्यु को रोकने के लिए ये धारा बनाई गई थी, कि दहेज मृत्यु अत्यधिक समय बढ़ रहे थे, उसी को रोकने के लिए ही 498A को जोड़ा गया। अगला केस हम देखते हैं तो भूपेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 का वाद है। इस वाद में कहा गया कि धारा 306 इसके अनुप्रयोग में काफ़ी विस्तृत व्यापक है और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304B का भी एक पक्ष शामिल है। ये दोनों धाराएं आपस में अपवर्जक नहीं है। यदि आत्महत्या कारित करने के लिए दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B पर आधारित है तो यह अवश्य ही भारतीय दंड संहिता की धारा 306 को आकर्षित करेगी, परंतु उसका उल्टा सही नहीं है। अर्थात 306 में दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B को आकर्षित नहीं करेगी, ये इसमें बताया गया। अगला वाद हम देखते हैं, बनारसी दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2014 का वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 304B के सभी तत्व गठित नहीं होते हैं तो दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। अर्थात 304B तभी किसी व्यक्ति पर अप्लाई होगा जब इसके सभी आवश्यक तत्व इसके ऊपर लागू हो रहे हैं। अगर उसमें से कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा है तो 304B लागू नहीं होगा और 304B के तहत दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। अगला वाद हम देखते हैं, नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नवंबर 2014 का वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु के मामले में पति का उत्तरदायित्व अन्य आरोपी सदस्यों से अधिक होगा और वह अन्य के बरी हो जाने के आधार पर दंडादेश में कमी का दावा नहीं कर सकता। अगला हम वाद देखते हैं और अंतिम वाद हम देखते हैं इस पे, VK मिश्रा और अन्य राहुल मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य 2015 का वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां दहेज की मांग और क्रूरता तथा उत्पीड़न स्थापित है, क्या एक तो दहेज की मांग साबित हो रही है, क्रूरता तथा उत्पीड़न स्थापित हो गया है और वह विवाहित महिला 7 वर्ष के भीतर असमान परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, तो मृतका के पति और उसके नातेदार के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी कि उसने दहेज मृत्यु की। ये उपधारणा के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में बताया गया। 3 तरह की उपधारणा होती है, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम, मै प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ आता है। इसके बारे में जब हम एविडेंस की धाराएं बताएंगे और उसके जब प्रमुख प्रावधानों को बताएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे उपधारणा की जाएगी। उपधारणा की जाएगी का मतलब ये होता है, आप सामान्य शब्दों में समझे कि अगर किसी विषय के बारे में न्यायालय उपधारणा की जाएगी या वो करता है तो वहाँ पे वो न्यायालय मान के चलता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और उस अभियुक्त पर यह दायित्व आ जाता है, सबूत का भार आ जाता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया। तो इस तरह से हमने 304B दहेज मृत्यु का अर्थ भी जाना, उसकी परिभाषा देखी, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B में बताया गया। उसमें दंड भी हमने बताया कि 7 वर्ष तक जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, और इसके बारे में ये भी हमने बताया कि यह विधि शास्त्र के सिद्धांत के अपवाद में है कि उसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानना चाहिए, लेकिन यह धारा जिस व्यक्ति पर लग जाती है तो वहाँ पे न्यायालय उपधारणा करता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया और सबूत का भार उस व्यक्ति पर हो जाता है, वो उसे अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है। इस प्रमुख वादों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी, क्या क्या कहा गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें
और हमारी अगली वीडियो में हम आपको कोई एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।